Sudhanshu Kumar. Today I will take up mathematics chapter matrix. As I have discussed with all of you matrix already in this class, तो उसके आगे के पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस. तो मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया था और मैट्रिक्स में रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड विथ यू AIJ इज अ मैट्रिक्स हियर, कि AIJ कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे और इसमें सपोज दीज ऑल आर द व्हाट एलिमेंट. अब मैट्रिक्स को हम लोग बॉक्स से डिनोट करते हैं. यहाँ पे देखो इस तरह से बॉक्स टाइप का जो है वो फिगर बनाते हैं और इस बॉक्स में एलिमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट आपके हो गए A11, A12, A13, A21, A22 and A23, and this we can write down A31, A32, A33. So these all are the elements in the given matrices. तो ये आपका क्या है, एक तरह से बॉक्स इज व्हाट बॉक्स डिनोट, ये बॉक्स मींस आपका मैट्रिसेस है. तो इस तरह से बॉक्स जो है वो डिनोट करता है मैट्रिसेस को. और जो भी इसमें एलिमेंट है मींस द एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, these all are the what element of the given matrices AIJ. तो ये सभी एलिमेंट हैं इसके. ठीक है, AIJ मैट्रिक्स के. Where I is what in this case, I क्या होगा, I is known as the number of row. I को हम लोग बोलेंगे number of row and this is J is equal to what number of column. ये पिछले क्लास में आपको बताए थे, number of column. ठीक है, अब रो इसमें क्या होता है, what is row in this? Let us say here कि रो इसमें क्या होता है. This is called what, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका फर्स्ट रो हो गया. मीन्स दो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन. दिस डिनोट्स द व्हाट रो. इसको हम लोग बोलेंगे कि रो को डिनोट कर रहा है. तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, A11, A12, A13. दिस ऑल आर द थ्री एलिमेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन व्हाट फर्स्ट रो. तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट रो में प्रेजेंट है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली? यस. तो नेक्स्ट पार्ट इज कि R2 के बारे में अगर हम देखेंगे R2, तो सेकेंड रो में ये एलिमेंट होंगे. ये आपका दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये आपका सेकेंड रो का एलिमेंट होगा. तो सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A21, A22 एंड A23. यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके. नेक्स्ट है आपका, ये देखो थर्ड रो. दिस विल बी व्हाट थर्ड रो. तो थर्ड रो में कौन से एलिमेंट होंगे, A31, A32 एंड A33. These all are the element which is present in third row. Is it clear? Next part we will discuss कि अब इसके बाद कॉलम क्या होंगे. तो रो हमने देखा कि रो क्या है, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, डॉटेड लाइन, ये डिनोट कर रहे हैं किसको, रो को. तो ये गिवन मैट्रिसेस में ये रो है और रो में गिवन एलिमेंट जो भी हमने देखा, फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, सेकंड रो में कौन से एलिमेंट है, एज वेल एज थर्ड रो में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है इसमें C1, C2. देखो आप अब कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉलम क्या होता है. तो कॉलम, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉलम, तो इन दैट केस द वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल डॉटेड लाइन हम बनाएंगे. देखो आप यहाँ पे वर्टिकल डॉटेड लाइन, दिस विल बी नोन एज कॉलम. तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. तो फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, द एलिमेंट विल बी A11, A21, A31. तो ये एलिमेंट होंगे फर्स्ट कॉलम के. सेकंड कॉलम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका हो जाएगा ये C2. दिस इज व्हाट वर्टिकल लाइन हो गया ये. तो इसको बोलेंगे A12, A22 एंड A32. तो ये एलिमेंट हो गए किसके, सेकंड कॉलम के. सेम एज थर्ड कॉलम ये एलिमेंट हो जाएंगे C3. इज इट क्लियर? तो ये आपके रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट हैं. इसके बाद हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि इसके ऑर्डर के बारे में. तो ऑर्डर्स को हम लोग किसी मैट्रिक्स को अगर ऑर्डर में फाइंड आउट करना हो तो उसमें कितने रो प्रेजेंट हैं और कितने कॉलम है, उसी को बस लिखते हैं. तो देखो इसमें कितने रो है, 3 रो है प्रेजेंट, तो 3 लिखते हैं और दिस इज इनटू ऐसे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. अब कितने कॉलम है, 3. तो 3 रो भी हैं और 3 कॉलम भी हैं. तो हम इसको बोलेंगे कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा ये. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का होगा. इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके. तो इसके बाद आप m इंटू n ऑर्डर का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं. ठीक है, आप देख लेना, बना चुके हैं ऑलरेडी कि A M N अगर हो तो m इंटू n ऑर्डर का
मैट्रिसेस अगर हमें फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं A11 A12। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो आई क्या डिनोट करता है, रो नंबर, एंड जे डिनोट करता है कॉलम नंबर। ठीक है, तो जे डिनोट करना है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 1 जो है फर्स्ट फॉर्म में ही है, तो 1 तो सेम होगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट देखो चेंज हो रहा है 1 2 एज वेल एज A13 A14 अप टू सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा A1M, इसलिए कि देखो AMN, M डिनोट द नंबर ऑफ रो, मींस इसमें कितने रो है, M रो है। तो कॉलम चेंज हो रहा है ना, तो हाँ कॉलम चेंज हो रहा है सर एक्चुअली। एन है ना। अच्छा यस हाँ N आएगा, सॉरी A1M। ठीक है, तो कॉलम चेंज हो रहा है, तो आपका 1 2 3 4 5 अप टू N, तो ये इसमें कॉलम चेंज हो रहा है, रो क्या है सेम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस देखो A21 A31 एज वेल एज A41 अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर? तो अब इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, इसमें कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें सॉरी रो चेंज हो रहा है, इसमें कॉलम चेंज हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, रो। देखो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो, तो ऐसे ही रो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका AM1। ठीक है, लास्टली का एलिमेंट क्या होगा, ये का एलिमेंट कोई बता सकता है? AMN भी होगा ये एलिमेंट AMN। एक्चुअली मैट्रिक्स को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं, AMN इस तरह से डिनोट करते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से इस तरह से डिनोट करते हैं, A11 A12 A13 A14 A1N। इस तरह से हम इसके ऑर्डर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा इस मैट्रिक्स का, M/N ऑर्डर होगा। कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में। पहला था आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को बताते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल रो होंगे, मींस अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स which contains only one row। ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जो क्या होगा, केवल एक ही रो को कंटेन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेम एज कॉलम मैट्रिक्स को भी वैसे ही, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होंगे। हाँ कॉलम एक ही होंगे, बस केवल कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन है, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट रो। रो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, बस हम कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कॉलम केवल एक ही होंगे, किसमें, कॉलम मैट्रिक्स में। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद बताया था आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर आप समझते हैं ना, रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से मीन साइड सभी इक्वल नहीं होते, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों में जब डिफरेंट होंगे वैसे मैट्रिक्स में, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग जानते भी हैं कि स्क्वायर क्या होता है, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए रो और कॉलम इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसके बाद हम आगे बताए थे सिंगलेटर मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंगलेटर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगलेटर मैट्रिक्स में उस तरह का मैट्रिक्स, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, मींस जिसका ऑर्डर क्या हो 1:1 हो। सपोज ए आपका मैट्रिक्स से कोई, और यहाँ पे 1 हमने लिखा, तो ये एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मींस इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि what would be the minimum order of that matrix which would be possible in the case of square also, in the case of rectangular also। तो 1:1 होगा, 1/1 बोल सकते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट ऑर्डर कोई मैट्रिक्स का 1:1 होगा, 1/1। और वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगलेटर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बताया था आपको, सिंगलेटर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट क्या था आपको याद है, diagonal matrix। You have to revise each and everything what I am discussing in my class, okay। और नेक्स्ट आपका था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम बात करें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या, ये वाला आपका हो गया पार्ट प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल।
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन से हुए, a11, a22, a33, these three are the elements of the principal diagonal। तो ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, नॉन जीरो होते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एक्सेप्ट दिस, वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो दिस इज व्हाट दैट मैट्रिक्स वुड बी नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई डाउट इसमें? उसके बाद आता है हमारा डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स आता है। तो व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम हो जाते हैं, नॉन जीरो तो होते हैं। मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स करने का मीन्स कि आपको पता हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे एक्सेप्ट ऑल दैट जीरो होंगे। ऑल दैट एलिमेंट क्या होंगे, सभी जीरो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा। लेकिन अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल अबाउट दिस। एग्जांपल में इसका होगा कि कोई मैट्रिक्स है, ये A इज इक्वल टू दिस, वी कैन राइट डाउन कि A इज इक्वल टू 2 2 2 एंड एक्सेप्ट दिस ऑल एलिमेंट आर 0। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन से एलिमेंट है, 2 2 2, ये सभी एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। कोई डाउट इसमें? लेकिन सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए इन द केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो देखो यूनिट मैट्रिक्स I इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन। अब इसमें I में अब एक स्पेसिफिक कंडीशन और आ जाता है। कौन सा स्पेसिफिक कंडीशन आता है कि अभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट केवल 1 होंगे, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो I इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो दिस ऑल आर द व्हाट, दिस इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। इसलिए कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में क्या कंडीशन है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, केवल ओनली 1 होंगे। मींस अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अ टाइप ऑफ व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे बोल सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स whose principal diagonal element all the ऐसे बोलेंगे इसको कि a diagonal matrix whose all the principal diagonal elements are same and is equal to 1। ठीक है, तो उस केस में वो is equal to 1 के इक्वल होंगे। मींस जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। इसमें क्या था, इसमें बस ये कंडीशन थी स्केलर मैट्रिक्स में कि सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इन द केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ये सभी जो होंगे डायगोनल एलिमेंट वो सभी 1 होंगे। इज इट क्लियर? दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों को समझना है। तो व्हाट अबाउट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर में 2 कांसेप्ट्स आते हैं इसमें। अच्छा, इसके पहले एक चीज और डिस्कस करनी थी इसमें कि अगर नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द केस ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, तो क्या हम बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो इसको हम लोग निकालने का फॉर्मूला होता है, इसलिए कि जो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स में से स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो उसका ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होंगे। इट मींस दैट ये 3x3 ऑर्डर का है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n, या इसको n कॉमन लेके आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन दिस एज n into n minus 1। इज इट क्लियर? n into n minus 1, तो ये आपका फॉर्मूला है वेयर n is equal to what, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। n को हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर है मैट्रिक्स का, क्या है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो देखो हाउ मेनी जीरोस आ जाएगा, 3 into 3 minus 1, 3 into 2 दैट विल बी 6। तो 6 इसमें क्या हो जाएगा आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो 6 मतलब ये 6 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। ये 3 तो आपका ऑर्डर था, तो 3 हमने n की वैल्यू पुट की, तो 3 into 3 minus 1 2, 3 into 2 will be 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए इसमें, इस मैट्रिक्स में 6। तो आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर हम तो काउंट भी कर सकते हैं, तो आपने फॉर्मूला क्यों दिया? बिकॉज ये 3x3 ऑर्डर का है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 256 into 256 ऑर्डर का होगा, तो उसके इसमें कितने जीरोस होंगे उस पॉसिबल, या हो सकता है ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो, तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के और कैलकुलेट करो, काउंट करो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला n into n minus 1 या n square minus n।
नेक्स्ट नंबर पॉइंट नोट हमें इसमें ध्यान रखना है कुछ कि अगर हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, नो, लेकिन बट वाइस वर्सा इज ट्रू, मींस वी कैन से दैट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मतलब हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पार्ट इज कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स देखे, उसके बाद नेक्स्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर और डायगोनल में देखो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ट्रू, इज इट ट्रू? यस, बिकॉज कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कि स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे ये आ जाता है कि नॉन जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इन द केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो सेम ऐसे अगर हम बोले स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इस हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट वी कैन नॉट से वाइस वर्सा इज ट्रू, ठीक है, इसलिए कि हर एक जो है आपका जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बताया था आपको कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देखोगे दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अब इसमें ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल जहां ट्रायंगुलर की बात आई तो ट्रायंगल बनना चाहिए। अब बताओ ट्रायंगल जो है उस बनाने के लिए में क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए, क्या 2 पॉइंट्स में ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं। तो ट्रायंगल बनने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3। तो अब बताओ 1 by 1 ऑर्डर में क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल है? नहीं। 2 by 2 में पॉसिबल है कि नहीं है? इसलिए कि 2 by 2 में कितने टोटल एलिमेंट हैं, 4, और हमें तो 3 ही चाहिए ना ट्रायंगल बनाने के लिए, मींस 3 पॉइंट्स चाहिए, मींस 3 एलिमेंट्स चाहिए। इज इट क्लियर? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखो आप एग्जांपल देते हैं आपको 2 by 2 का, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो देखो 2 by 2 का अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 3 एंड 0। अब इसमें देखो अपर ट्रायंगुलर मींस कि अपर में ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अपर में ट्रायंगल बनेगा। तो दिस इज व्हाट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। 2 5 जो हो गया वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो गए, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर मींस अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या होगा आपका अबव द प्रिंसिपल डायगोनल ट्रायंगल बनेगा। तो देखो ये अबव द प्रिंसिपल डायगोनल ट्रायंगल बना, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या चीजें जो है देखने लायक है, अब इसमें ये देखने लायक है कि ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो सभी जीरो होंगे। इज इट क्लियर? तो जैसे देखो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। ट्रायंगल जहां पे भी बनेगा वो सभी एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, ठीक है। जैसे अपर ट्रायंगल की बात है, ट्रायंगल अबव द प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा तो आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर, लेकिन नीचे वाला जो होगा वो एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, वो कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा। उसी तरह से आप 3 by 3 ऑर्डर का भी देख सकते हो, यू कैन सी लाइक दिस कि 3 by 3 ऑर्डर का कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो आप 3 by 3 ऑर्डर का A is equal to this अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 3 5 और 6 7 और यहाँ पे आप ले लो 9 और ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो ये आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3 ऑर्डर है। कोई डाउट इसमें? तो अब देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 6 9 2 6 9 आर द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये 3 5 7 9, तो अब ये ट्रायंगल इसको बना दिया हमने, तो ट्रायंगल क्या अबव द प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो है ट्रायंगल बना हुआ है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? कोई इसमें डाउट है किसी को भी? कोई डाउट? इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे मींस बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल वो सभी एलिमेंट क्या है, सभी जीरो। इज इट क्लियर? सर 5 6 7 बनेगा, 5 6 7 नहीं ऐसे ट्रायंगल आपको बनाना है, पूरे एलिमेंट को जो बाउंड्री एलिमेंट है इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, बाउंड्री एलिमेंट को लेके जो एलिमेंट जो भी इसमें नंबर्स हैं जो लोकेटेड है कहाँ पे, बाउंड्री पे, उसको लेके बनाएंगे ना। सभी एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए ट्रायंगल बनते समय। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए कि प्रिंसिपल डायगोनल की क्या है, ऊपर बन रहा है। कोई डाउट किसी को?
तो एग्जांपल हो गया अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल देंगे तो क्या होगा? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? प्रिंसिपल एक्सिस की जो यस, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे तो वो सभी एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, if you talk about this type of matrix तो देखो आपको 2/2 का एग्जांपल दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2/2 मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल देंगे तो दिस इज द व्हाट 2/2 मैट्रिक्स। जिसमें देखोगे आपकी 2/2 मैट्रिक्स में किस तरह से हम इसको लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर में बनाना है, ठीक है? तो 1 2 3 और 0। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल में ये दो एलिमेंट हैं, ठीक है? इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दो, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगल। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है ट्रायंगल बना, उसके ऊपर के एलिमेंट क्या है? अबव द प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, उसके नीचे के एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है। दिस आर नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इसका देखो नेक्स्ट पार्ट कि 3/3 में भी देख लेते हैं कि किस तरह का मैट्रिक्स, मतलब इस तरह का आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। तो देखो आप 2 3 5 6 7, ये सॉरी ऊपर के एलिमेंट 0 बना दो आप, 0 ये 3 6 एंड ये 4 5, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, बस हमें शो करना है ये ट्रायंगल बन रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो इसके टू टाइप्स हो गए ट्रायंगल मैट्रिक्स में, लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल अगर ट्रायंगल बन रहा है और उन सभी एलिमेंट जिसको भी मिलाएंगे वो सभी क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, वो जीरो नहीं होंगे। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। कोई डाउट इसमें किसी को भी? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स? तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को हम लोग देखते हैं। इससे क्वेश्चन आए हुए आपके एनडीए एग्जाम में इसी साल, जो 6 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। डायगोनल मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज दिस पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। तो जैसे देखो कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके लिए कंडीशन है कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स कैसा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है, बाकी हम लिख के बताते हैं हर एक चीज, ठीक है? ये आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर नॉन सिंगुलर पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स ए, a matrix A is said to be singular if the determinant of that matrix is equal to what? 0। ठीक है, तो उस केस में उसको सिंगुलर बोलेंगे। What about नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? If you talk about नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर बात करें तो उस केस में देखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर कब होगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में बताते हैं आपको। देखो a इज इक्वल टू दिस, ऐसे आपको लिखेगा a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 4 k 1। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस मैट्रिक्स a इज सेड टू बी सिंगुलर, या दिस मैट्रिक्स a इज सिंगुलर। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो a इज सिंगुलर, तो क्या करेंगे इस केस में? डिटरमिनेंट ऑप्शन में ऐसे आपको दिया रहेगा, ऑप्शन में k is equal to 1/2। बी नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा आपको k is equal to -1/2 एंड सी ऑप्शन दिया रहेगा k is not equal to 1/2 एंड डी नंबर ऑप्शन आपको इस तरह से दिया रहेगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे k is equal to 1/2, k is equal to -1/2, k is not equal to 1/2, none of this। तो क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0। सिंगुलर अगर हमें करना है डिटरमिनेंट ऑफ a में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 2 और -4k is equal to 0, -4k -2 is equal to 0, सॉरी +2 is equal to 0,
तो अगर इसको ट्रांसफर करोगे आरएचएस में तो -4k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, दैट विल बी व्हाट 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, k की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आपको आंसर करना है इन द केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स कि k की वैल्यू आपकी आई 1/2। कोई डाउट इसमें? डायगोनल इज माइनस होता है। हाँ, इसमें क्या करते हैं जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस केस में क्या करते हैं डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आरएचएस आपको लेना है, अपने राइट हैंड को लेना है और उस पे रखना है डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। 2/2 का हम बता रहे हैं, तो 3/3 में ऐसा नहीं होता, 3/3 में अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो 2/2 में क्या करते हैं, आपको इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया आपने 2 × 1 2, उसके बाद माइनस करते हैं जो अदर डायगोनल के एलिमेंट है, मतलब जो अदर है ये वाला लेफ्ट हैंड वाला, तो 4 × k इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस करते हैं इसमें से प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरा वाला माइनस करते हैं, तो -4 × k इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 2 - 4k इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स का पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो देखेंगे इसमें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस केस में देखो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा दो मैट्रिक्स का, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। इज इट क्लियर? दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम होंगे तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है आपस में या ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट इज टू नो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की, आगे हम एडिशन के ऊपर क्वेश्चन अभी करेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज ये होती है कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ये सब प्रॉपर्टी आप जानते हैं आई थिंक। तो देखो अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो a + b इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन b + a। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। a + b इज इक्वल टू b + a मींस कोई मैट्रिक्स a को b से क्या करते हैं, ऐड करते हैं या b + a करो, बात वही है, सेम है, सेम थिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि a + b इज इक्वल टू b + a हो गया। नेक्स्ट आपका लॉ है एसोसिएटिव, तो a + b + c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a + b + c, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। किसको भी होल्ड करेगा, या तो आप b + c को पहले ऐड करके a में ऐड करो, या आप ऐसा कर सकते हो कि a + b को पहले ऐड करके c में ऐड करो, दिस टू आर सेम। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड दिस एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, इफ यू ऐड एनी मैट्रिक्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन इट वुड बिकम व्हाट i + a। ऑलरेडी हम इसको लिख सकते हैं i + a, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करता है। कैंसिलेशन लॉ मींस व्हाट, कोई भी दो मैट्रिक्स ऐसे सेम हुए कि a + b इज इक्वल टू आपने लिखा b + c, तो देखो दो मैट्रिक्स सेम है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो इन द केस ऑफ व्हाट एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो b a + b इज इक्वल टू b + c यू कैन राइट डाउन, तो b भी कैंसिल हो जाएगा आपका, दोनों सेम है तो इसमें कैंसिल आउट कर सकते हो। दिस इज नोन एज कैंसिलेशन लॉ। तो a इज इक्वल टू c, इट मींस दैट वी कैन राइट डाउन हियर a इज इक्वल टू c। तो मींस प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अगर मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज को हम देखें तो ये उसको होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। a + b इज इक्वल टू b + c, इट मींस दैट a इज इक्वल टू c। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? ओके, तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आपको दिया होगा x + y, y + z, x + z और 3, इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स में। ये आपका क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2x2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यस, so how can you find out the value of x, y and z? Try to find out this question.
तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे, इसलिए कि इक्वल टू में इस तरह से आपको दिया x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो आप देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे x प्लस वाई। इसमें देखो सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वी कैन राइट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखो y प्लस z इज इक्वल टू 6, वी कैन राइट डाउन, एंड x प्लस z इज इक्वल टू 10, वी कैन राइट डाउन। So this we can write down. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब इसको इससे तो मतलब नहीं है, 3 3 ये तो सेम है, तब हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अलजेब्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए तीनों को ऐड कर दो एक साथ, तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच, 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20। तो यहाँ से x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देखो x प्लस y प्लस z तीनों को ऐड करने के बाद 10 आ रहा है, और हमारे पास x प्लस y की वैल्यू दी गई है 4, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू 6 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो y प्लस z की वैल्यू 6 दी गई है, और टोटल सबका सम दिया हुआ है 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस 6 दैट विल बी 4। अब देखो x प्लस y प्लस z तीनों की वैल्यू कितनी दी गई है ऐड करने के बाद 10, और देखो z और x को ऐड करने के बाद ही 10 आ रहा है, तो y कितना होगा, y ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 0 होगा। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 6 है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछा जाएगा, सेकंड नंबर पार्ट हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कि द नंबर ऑफ जीरोस व्हिच आर प्रेजेंट इन द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन अगर ऐसे है आपका कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन the case of what upper triangular matrix, upper triangular matrix of order n into n by n। अगर n by n ऑर्डर का हो तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने प्रेजेंट होंगे इज, अगर क्वेश्चन इस तरह से हम पूछें द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, तो आपको हम ऑप्शन देते हैं, यू हैव टू से कि कितने जीरोस होंगे, n into n minus 1 by 2, b नंबर आपको होगा n into n plus 1 by 2, एंड c नंबर ऑप्शन वुड बी n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2, and d number option would be what, none of this, none of this। So what would be the answer of this question? If a matrix whose order is n by n and we have to find out the number of zeros present in the case of our triangular matrix, if that matrix would be said would be what, a upper triangular matrix, then in that case what would be the number of zeros? D, none of these. How can you say that? In the case of formula you are saying, okay, what I have told you कि इसमें आपको अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n, ये फॉर्मूला था आपको, या वी कैन राइट डाउन दिस एज कि n into n minus 1। तो ये आपका फॉर्मूला था डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करने का, या स्केलर मैट्रिक्स में फाइंड आउट करने का कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस दैट कि जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के अबव होंगे वो सभी एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। जीरो कौन से होंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होंगे। मतलब ये क्या होगा एक्चुअल में, अगर देखा जाए, अगर हम इसको देखें, सपोज इसको ऐसे अगर हम देखते हैं, एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मींस अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एज वेल एज लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल सभी एलिमेंट जीरो होते थे, लेकिन इसमें क्या है, केवल लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सभी एलिमेंट क्या थे, जीरो थे इन द केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये चीज समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा, n into n minus 1 या n square minus n, you can say
अब इसमें देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एज वेल एज लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल टोटल नंबर ऑफ जीरोस हम काउंट किए। लेकिन अगर इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हम बात करें इसमें, तो ये लोअर द प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हमें काउंट करना है, मतलब इसका हाफ एक्चुअल में है। देखो ना इसका हाफ ही तो है, इट मींस फॉर्मूला में क्या कर देंगे हम बाय 2 कर देंगे, तो n into n minus 1 by 2 in the case of upper triangular matrix what would be the formula to find out the number of zeros, कितना क्या होगा n into n minus 1 by 2, is it clear? Very easy question, कोई डाउट इसमें? Okay, question number 3 says that if 2a plus 3b is equal to 1 2 0 1, ठीक है, a minus 2b is equal to 3 2 1 0, so then you have to find out the value of a and b. How can you find out? Within few seconds by analyzing this part. इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप जो within few seconds कैसे एनालाइज कर सकते हो इस चीज को? कोई बता सकता है कैसे सॉल्व होगा? ओके, देखो 2a plus 3b is equal to 1 2 0 1, a minus 2b is equal to 3 2 1 0. तो आपने लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है? तो उसी को हमें प्रोसीजर उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेट करना है इसको और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ पे। यस ऐसे हो जाएगा। हाँ तो वही बता रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। a is equal to this 2 3 5 1, इस तरह से आपका होगा लिखा हुआ 2 3 5 1, कोई मैट्रिक्स A हो गया। जिसमें हमें k से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी स्केलर है आपका k into a, ठीक है? k क्या है हमारा स्केलर है, तो जब k से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है इसमें बता सकते हैं आप? हाँ डायरेक्ट में सब, और किसके साथ, सबके साथ होगा या कोई एक के साथ होगा? सबके साथ। तो इसमें k का मल्टीप्लाई जो है वो सभी एलिमेंट के साथ होगा। तो k into 2 2k हो जाएगा, 3 into k 3k हो जाएगा, एंड 5 into k 5k हो जाएगा, और k into 1 k हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मेथड आपको बताएंगे सॉल्व करने का भी, डायरेक्टली आप कर सकते हो, बस केवल इसका कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? केवल एक स्टेप में लिखना होगा आगे 2k 3k 5k एंड k, तो ये आपका हो गया k into a। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो k into a की वैल्यू इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 2a plus 3b is equal to this something लिखा हुआ है, ये this something, तो इसको हमें इक्वेट करना है। तो इक्वेट करना है तो क्या करेंगे, ये 3 है और ये 2 है, इसको सेम बनाते हैं। कोफिशिएंट क्या करते हैं, a और b का जो है यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, और कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा 4a plus 6b, ठीक है? तो 4a plus 6b, तो ये क्या बन जाएगा फिर आगे? तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0 और 2, ये बन गया आपका। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो a minus 2b is equal to 3 2 1 0 है। अब इसमें क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले में, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into a minus 6b is equal to 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 से 9 और 3 2 से 6 और 3 1 से 3, 3 आपका हो जाएगा 0। क्लियर है? अब इसको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो अब देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 plus 3 7। अब इन दोनों को ऐड करके और 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना इनडायरेक्टली, ये तो करना है हमें। तो इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बताओ? तो आपका बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या आएगा, ए मैट्रिक्स की वैल्यू? तो देखो 9 plus 2 11 11 by 7, 6 plus 4 10 10 by 7, and next 3 plus 0 3 by 7, and next 0 plus 2 2 by 7. So this we can write down. So this is the what matrix A. उसी तरह से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? b का तो इजी है, b में क्या करोगे आप, b में क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर सकते हो बताओ? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6,
या इसमें वैल्यू भी आप रख सकते हो, लेकिन वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू पुट करके और निकालोगे उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और 0, ये आपका बना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा 2a - 4b। ठीक है, और इसको माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3b, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, 3b बचा और यहाँ पे प्लस में आएगा, प्लस में कितना होगा 4b, तो 7b होगा, 7b होगा ना। अब इन दोनों को ऐड करके और 7 से क्या करना है, डिवाइड करना, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस किया है ना हम लोगों ने। ठीक है, तो माइनस करके क्या करना है, माइनस करके फिर 7 से डिवाइड करना है, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा बी वाला मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है आपको। 1 - 6 विल बी -5 -5/7, 2 - 4 -2/7 and 0 - 2 -2/7 and 1 - 0 1/7। तो ये आपका बी आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है, ये ज्यादा इजी है। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन आएगा आपको, जो अपॉन में इसमें ए में आएगा वही अपॉन में बी में भी आ रहा है, कॉमन है ना। ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जो अपॉन में ए में आता है वही अपॉन में बी में भी आता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए रूल वैलिड चेंज होता है, दिस रूल इज नॉट वैलिड। तो अब इसको लिखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। कि मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, n और m दो नंबर हैं, n and m आर व्हाट, 2 नंबर्स, n और m क्या है, 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो और कोई एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, a मान लो कोई मैट्रिक्स हो गया आपका, सपोज a इज n मैट्रिक्स। तो अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने का हमारा प्रॉपर्टीज इसमें देखते हैं और मल्टीप्लाई करने का भी। ठीक है, तो देखो n को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू ए हो जाएगा प्लस m इंटू ए। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक साथ, कि या तो आप n को a से मल्टीप्लाई करो और प्लस करो m इंटू ए, या ऐसे भी लिख सकते हो कि m प्लस n इंटू ए भी लिख सकते हो इसको। और m और n दो क्या है, नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कांस्टेंट 2 4 ले सकते हो या 5 6 ले सकते हो। तो उसको अगर हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करोगे, इसको दोनों को ऐड करके एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैट्रिक्स में हम लोग लिख सकते हैं, दो नंबर्स होते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों क्या है, 2 नंबर्स कैसे हैं, स्केलर हैं, नंबर्स कैसे हैं, स्केलर होंगे, स्केलर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, कि अगर n पहले हम m को a से मल्टीप्लाई करके उसके बाद भी n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू कि n को पहले a से मल्टीप्लाई करके उसके बाद m से मल्टीप्लाई करें, तो ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि m को n से मल्टीप्लाई करने के बाद a से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो n को m इंटू ए से मल्टीप्लाई करें या m को n इंटू ए से मल्टीप्लाई करें, मीन्स पहले हम a मैट्रिक्स में n से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले a मैट्रिक्स में n से मल्टीप्लाई करें उसके बाद m से मल्टीप्लाई करें। और नेक्स्ट पार्ट में ऐसा कर सकते हैं कि a में हम क्या करें, m और n दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर a में मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस वुड बी पॉसिबल इन द केस ऑफ properties of a scalar multiplication of the matrices। ठीक है, तो these two are the property, important property है। ठीक है, इसका क्वेश्चन में यूज होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन में यूज होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिक्स जो है वो 2 मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं हम लोग। ए मैट्रिक्स आपका हो गया
यहाँ पे और बी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे है, बी मैट्रिक्स यहाँ पे है। तो इसमें देखोगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कि ताकि दोनों हम मल्टीप्लाई दोनों को कर सकें। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होता है यहाँ पे कि जो भी ए मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं what we are writing here as a matrix A, ठीक है। मैट्रिक्स ए के फॉर्म में हम जो भी लिख रहे हैं उस पे जो नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट होने चाहिए वो सेम होनी चाहिए किसके, जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसके। अगर हम a इंटू बी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर a इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, तो a इंटू बी हम लोग कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, a को हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और b दूसरा मैट्रिक्स हो गया, सेकंड मैट्रिक्स। तब a मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट हुआ तो इसका जो कॉलम होगा इसका भी तो ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ, m बाई n या कुछ भी जो भी ऑर्डर है, मान लेते हैं m बाई n होगा ऑर्डर, सपोज लेट अस सपोज कि इसका ऑर्डर क्या है m बाई n है। तो इसमें देखो कॉलम कितने हैं, n कॉलम है, इज इट क्लियर। तो n कॉलम है, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स में n कॉलम जितना है n है तो उतना ही रो जो है वो सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो n रो जो है वो b मैट्रिक्स का जो रो होना चाहिए, नंबर ऑफ रो वो टोटल n होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो देखो आप n इंटू पी अगर हम लिखते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। इसलिए कि देखो कॉलम नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स में कितना है n है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो नंबर है वो कितना है n है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। इट मींस दैट मल्टीप्लिकेशन a into b तभी पॉसिबल होगा जब when what we can say कि when the column number of first matrices या first matrix is equal to या will be equal to is equal to the when the column number of first matrix is equal to the what row number of the second matrix, row number of the second matrix। कोई डाउट इसमें किसी को, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल होना चाहिए। इन दैट केस ओनली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज पॉसिबल इन द केस ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो मींस वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन ओनली इन दैट केस कि जब कॉलम नंबर जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरे के रो नंबर के इक्वल होगा। कोई डाउट इसमें। तो देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन किसका, टू मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो आप ये मैट्रिक्स आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स 2 4, पहले 2 बाई 2 का ही लेते हैं, स्मॉल 1 2। देखो इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 बाई 2। तो देखो रो नंबर कितना है, ये इसका 2 है, तो मतलब अगला जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी उसका जो है इसका कॉलम नंबर 2 है, उसका रो नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। आप देखो b इज इक्वल टू दिस, तो इसका रो नंबर जो है वो 2 होना चाहिए, कॉलम नंबर कुछ भी हो सकता है। देखो 2 3 4 1 0 3 2 1। तो देखो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना है, 2 बाई 3 है, 3 बाई 3 सॉरी हाँ 3 बाई 3 सॉरी 3 हो गया ना, 2 बाई 3 होना चाहिए तभी तो पॉसिबल होगा ना। 3 बाई 3 है, ये ऐसे ले लो आप, ये आपका हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का आपका क्या हो गया 2 बाई 2 और इसका हो गया 2 बाई 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो फर्स्ट का आपका रो नंबर ले लो और दूसरी का कॉलम नंबर, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 3। इससे क्वेश्चन इस बार भी आया है 6 सितंबर को जब एग्जाम हुआ था,
ठीक है, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले वाले का आप रो नंबर ले लो और दूसरे वाले का कॉलम नंबर, ठीक है। वही उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका जो है वो ऑर्डर होगा। तो देखो A इंटू बी जो होगा, A इंटू बी, इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट वी कैन राइट डाउन, इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2/3, 2/3 होगा। इसलिए कि इसमें देखो इसका रोल नंबर 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर क्या है, 3 है। ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये 2 और 2, इसका कॉलम नंबर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रोल नंबर, ये कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो बाकी बचेगा जो ऑर्डर वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। कोई इसमें डाउट किसी को? A इंटू बी इज इक्वल टू दिस 2/3 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, बताओ। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, इसका रो लेना है आपको, इसको इसके साथ करना है, इसके कॉलम के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, और किस में लिखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। कोई डाउट किसी को? तो क्या करोगे, 2 इंटू 2, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसको बड़ा कर देते हैं। टू इंटू टू प्लस 4 इंटू 1, इसमें ज़्यादा हाईलाइट कर दी हम लोग के, ठीक है। 4 इंटू 1, ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो प्लस 4 इंटू 1, दिस वी कैन राइट। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, 4 इंटू 0। थर्ड वाले में देखो 2 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 3, लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? फर्स्ट वाले का आपको क्या करना है, कॉलम लेना है कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरे वाले फर्स्ट वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है, उल्टा बोल दी। पहले वाले का आपको क्या लेना है, रो लेना है, दूसरे वाले का आपको कॉलम लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो पहले वाले में आपने रो लिया, तो 2 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, जैसे नंबर वाइज कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट में नंबर में ये है 2 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाले मैट्रिक्स में आपको रो लेना है और रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो उसी तरह से देखो ये सेकंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यू विल राइट दिस। नेक्स्ट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 into 0 and 1 into 4 plus 2 into 3. I think you have understood this concept. So A into B will be how much? A into B you can write down this as 2 into 2 will be 4, 4 plus 4 will be 8. ठीक है, next is 2 into 3 6, 6 plus 4 into 0 0, 6 plus 0 will be 0. 2 into 4 8, ठीक है, 8 plus 12 20. Next 1 into 2 2 plus 2 will be 4. And next 1 into 3 plus 2 into 0. So 1 into 3 1 और plus 2 into 0 0. So 1 plus 0 will be 0. Sorry 1. 1 into 4 4. कहाँ पे? 1 into 3 यही है। अच्छा 1 into 3 3. Sorry 1 into 3 3 और plus 0 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 into 4 4 और 4 plus 6 10. ये आपका एलिमेंट आ गया। A into B कितना हुआ? A 8 6 20 4 3 10. तो ये आपका ये A into B है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, कि A into B को मल्टीप्लाई किए। तो दिस ऑल आर द कांसेप्ट ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझ में आया। ऑर्डर भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना पूछ के ऑर्डर पे भी पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम भी उस तरह का पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमने ऐसा कॉन्सेप्ट देखा काफ़ी, और उसके बाद कि कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देखेंगे, एज वेल एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं,
उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो लास्टली यहाँ पे इनवर्स पे खत्म होगा मैट्रिक्स, और उसके बाद हम लोग आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स को भी पढ़ेंगे आगे के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय दिस सेशन ऑफ वीडियो लेक्चर।